आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गोल्डन कैरियर में। दोस्तों, मेरा नाम शिवा सिंह राजपूत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि मदिरालय जाने को घर से जाते हैं पीने वाला, और किस पद पर जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पद बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। दोस्तों, हमारे साथ आज के इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ कबीरधाम जिला के एसपी सर मोहित गर्ग सर उपस्थित हैं, और आज हम जानेंगे सर ने कैसे तैयारी किया, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, तो सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गिविंग द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। सर, सबसे पहले सर आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए सर, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर। मैं मूलतः दिल्ली का रहने वाला हूँ जी सर। और पढ़ाई से इंजीनियरिंग और एमबीए मैंने किया। उसके बाद कुछ समय नौकरी की प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस में 2013 बैच में मैं शामिल हुआ। तो सर, आपने कब ये सोचा सर कि मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है, ये सब ख्याल आपके मन में कब आया सर? सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में मुझे जब मैं अराउंड 11-12 में था, उस समय मेरे जो पिता हैं वो पिता गवर्नमेंट सर्विस में ही थे दिल्ली में, तो उनके द्वारा पता लगा था। तो उसके बाद से ही मेरी रुचि इसमें जागी, और फिर मैं बाद में एग्ज़ाम देकर फाइनली सर्विस ज्वाइन भी किया। सर, आपने कितने अटेम्प्ट दिए सर? मेरा एक अटेम्प्ट हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। तो सर, आपका हॉबीज़ क्या है सर? मेरी हॉबीज़ है बेसिक एथलेटिक्स है, किताबें पढ़ना है, और डॉक्यूमेंट्रीज़ और थोड़ी रोचक विषयों पर जो अलग अलग विषयों पर जो फिल्में और किताबें होती हैं उनको पढ़ना और देखना मुझे अच्छा लगता है। सर, जैसे कि उस दिन के बारे में बताइए सर, कि वो अंतिम सूची जिसमें आपका नाम दर्ज था, तो उस दिन आपका एक्सप्रेशन कैसा था सर? बहुत अच्छा था। एक बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट था कि काफ़ी लंबा एक समय लगता है। जो यूपीएससी की परीक्षा है, लगभग 1 साल की जर्नी होती है, और काफ़ी एंशियस रहते हैं हम लोग जितने भी अभ्यर्थी होते हैं। तो काफ़ी एक सेटिस्फाइंग और काफ़ी खुशी का मोमेंट था मेरे लिए। सर, आपको कैसा लगता है सर, जब पहला वर्दी जब आपने पहना होगा तो आपको कैसा लगा सर? बहुत ही एक प्राइड की, एक गर्व की फीलिंग आती है। हम लोग हमेशा जब सैन्य बलों और पुलिस बलों को देखते हैं, और चाहे वो कितनी भी उनके बारे में हम लोग अच्छा या बुरा सुने, लेकिन एक चीज़ हमेशा रहती है कि देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा अवसर वर्दी हम लोगों को देती है। और जिस दिन पहली बार मैंने वर्दी धारण की थी, उस दिन बहुत ही गर्व मुझे महसूस हुआ कि मैं उस सेवा का एक हिस्सा बना हूँ। सर, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो सर सबसे पहले आपने किसको बताया सर कि मेरा सिलेक्शन हो गया है? एक्चुअली मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो सबसे पहले ये न्यूज़ मैं अपने माता पिता और भाई बहन उनको बताया था, जो घर में सबसे पहले मैंने जानकारी दी थी। सर, मुझे ये बता दीजिए सर कि आपने क्या कभी गरीबी देखी है सर? मेरा जो पूरा बचपन है वो मतलब लोअर मिडिल क्लास में निकला है, तो मैं गरीबी तो नहीं बोलूँगा। इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे माता पिता ने भरपूर कोशिश की कि वो स्ट्रगल करें, लेकिन हम लोगों को जब बेसिक सुविधाएं हैं वो लोग दे पाए। माता पिता ने ज़रूर बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन उन्होंने कभी हम लोगों को उस स्थिति में नहीं देखने दिया कि हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों से वंचित रहे। तो सर, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं? समाज लोग बहुत ताना मारते हैं, तो आप लोगों को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे सर? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बहुत ही अलग तरीके का एग्ज़ाम है। उसके लिए आपको कोई विशेष टैलेंट की या कोई ऐसे प्रतिभा की या ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा एकेडमिक करियर हो जो बहुत ही अच्छा रहा हो तभी आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। इसमें मेहनत ज़रूर लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है,
लेकिन जो सिलेबस है वो बहुत ही बेसिक सिलेबस है, हर कोई उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। दूसरा, सिविल सर्विस में विश्लेषण की आवश्यकता होती है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सोच और जिनका विश्लेषण बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि उनके प्रतिशत या परसेंटेज बहुत अच्छे रहे हों। और मेरे बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, मित्र हैं जो अलग अलग वर्गों से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड से हैं। सभी लोग ऐसा नहीं है कि टॉपर्स रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की, उन्होंने वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ली और उसके बाद फाइनली उन्होंने एग्ज़ाम निकाला और अभी सर्विस में है। और सभी लोगों से मेरा यही वो रहेगा कि आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए। समाज या लोगों की बातें सुनने से आप मतलब डीमोटिवेट ना हो, डीमोरलाइज ना हो। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, अपने लक्ष्य पे स्थिरता आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अभी समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले इंस्टीट्यूट्स पर किताबों के ऊपर बहुत डिपेंडेंस थी, आज के समय में आपको बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ी ताकत है जो ऑनलाइन मीडिया आपको देता है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई और अपनी जो कोशिश है उसे जारी रखिए। सर, पढ़ाई की बात हो और घंटे की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सर, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? मैं ये घंटे वाला फॉर्मूला में थोड़ा विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान का पढ़ने का तरीका, पढ़ने का समय और पढ़ने के घंटे वो अलग होते हैं। अल्टीमेटली आपको ये लगना चाहिए कि आप जो पढ़ना चाहते थे, जो आपने उस दिन का निर्धारण किया था, वो आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने निर्धारण किया है आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के या आपको हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के, और आपने वो पढ़ लिए हैं, आप 2 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, आप 4 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, आप 8 घंटे में भी पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर इंसान का जो समय किसी चीज़ को देने का है, समझने का, उसको वो अलग रहता है। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, कुछ लोगों को जल्दी याद हो जाता है, कुछ को थोड़ा समय लगता है, कुछ लोग विश्लेषण करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पढ़ते हैं। तो हर एक का अपना अपना तरीका है। तो कोई फिक्स घंटे की पद्धति पे मुझे नहीं लगता कि चलना चाहिए। मैं बहुत कम घंटे पढ़ता था कुछ चीज़ों को मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा घंटे लगा कर पढ़ता था। जो मुझे आसान टॉपिक लगता था वो मैं जल्दी कर लेता था बाकी के मुकाबले। जिसमें मुझे कठिनाई होती थी उसमें मुझे बाकी लोगों से अधिक समय भी लगता था। तो मुझे लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है और उस पर आप लिख सकते हैं, या आप पे सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, लोग बोलते हैं सर यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली जाना होगा, तो क्या कोचिंग ज़रूरी है सर? देखिए, मैंने कोचिंग नहीं ली थी तो मैं तो नहीं मानता कोचिंग ज़रूरी है, और मेरे बहुत सारे मित्र हैं सर्विस में जिन्होंने कोचिंग नहीं ली थी। कोचिंग का अपना फ़ायदा है निश्चित तौर पर कि आपको एक ग्रुप मिलता है, आपको आपके समान सोच वाले लोग मिलते हैं, आपको गाइड करने के लिए टीचर्स मिल जाते हैं, आपको थोड़ा मटेरियल स्ट्रक्चर मिल जाता है। किंतु आज के, जैसे मैं बताया, डिजिटल एज है। डिजिटल एज में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ग्रुप्स बनाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, मटेरियल शेयर करते हैं, इवन एक दूसरे के आंसर भी चेक करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो आज की डेट में कोचिंग का ऐसा कोई बहुत बड़ा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको एक स्थिरता लाने के लिए दूसरे बाहरी सोर्स की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप कोचिंग लीजिए, नहीं तो आप स्वयं सक्षम हैं, आप पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। सर, जब आपको ये पता चला कि इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया तो सर अंदर जाने से पहले क्या आप भी नर्वस थे सर? बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुकाम है एक, और कंपटीशन बिल्कुल जाहिर तौर पर रहता है। जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हमेशा रहते हैं, और आप कितना भी तैयारी किए हों, एक आपके मन में हमेशा संशय रहता है कि क्या आप उतना अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या क्या सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह जवाब देना है, यहाँ तक कि किस तरह खड़े होना है, किस तरह बैठना है। हर एक चीज़ का संशय दिमाग में रहता है। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल होता है यूपीएससी में जो आपसे सवाल पूछते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें नर्वसनेस तो रहती है। सर, ये अफवाह फैलता है सर कि जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप जिस गाड़ी से आए उसका नंबर क्या है, आपके शर्ट पे कितना बटन है, क्या सही है सर ये? मुझसे तो ऐसे सवाल नहीं पूछे गए, तो हो सकता है किन्हीं लोगों से पूछे गए हों। तो और हर एक सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं आपको आता हो। मैंने एक ही चीज़ सीखी है इंटरव्यू में, जो मेरा खुद का अनुभव रहा है और मेरे कुछ लोगों से मेरी चर्चा भी हुई। आपको जो आपको पता है आपको सच बताना है। आप जो समझते हैं, जो जानते हैं, अगर आप कुछ चीज़ नहीं जानते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता था इंटरव्यू में,
तो मैं वो बताया कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, निश्चित तौर पर मैं जानना चाहूँगा भविष्य में। तो मेरे इंटरव्यू पैनल में मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी दी गई और मेरा कंट्री में 11वां रैंक था इंटरव्यू में। तो मैं नहीं मानता कि हर एक चीज़ का जवाब आना चाहिए तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपको बस सच आपको दिखाना है कि आप आज जानते हैं तो अच्छी बात, आप जवाब दें, कॉन्फिडेंटली दें। नहीं जानते हैं तो भी कॉन्फिडेंटली आप बताएं कि उसकी जानकारी आपको नहीं है और एक जानकारी लेने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। सर तो वास्तव में सर ये इंटरव्यू वाकई में किस चीज़ की परीक्षा है सर? देखिए, इंटरव्यू बहुत सारी चीज़ों को नापता है मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी, जी सर, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है काफ़ी हद तक। इंटरव्यू में आपके एक सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी को ओवरऑल देखा जाता है। 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं पैनल में, वो अलग अलग आपके हाव भाव, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो चेक करते हैं। दूसरा, आपके ज्ञान, बेसिक ज्ञान भी, आप अपने ज्ञान को किस तरह बताते हैं आप, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदार जगह पर जब सिलेक्शन होता है उसके बाद जाएंगे अलग अलग चरणों में आपके करियर में, तो आप कैसे पब्लिक से डील करते हैं, आप कैसे सवाल जवाब से डील करते हैं, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और कितना आप अपनी बातों को जैसे सोच रहे हैं वैसे रख पाते हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूर चेक होती हैं। तो सर मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि सर जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं सर तो 1 अटेम्प्ट देते हैं, 2 अटेम्प्ट देते हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो ऐसे स्थिति में बहुत से जो कैडेट हैं स्किप कर डालते हैं सर, तो इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, स्किप करना ना करना एक कैंडिडेट की इच्छा है। मुझे लगता, मेरे वैसे ही जैसे मैं पहले अटेम्प्ट में निकला, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो इवन 4th अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट में भी निकले। वो लगातार मेहनत किए और उसका परिणाम था कि वो लोग सर्विस में आज है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को इस चीज़ की वजह से धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए कि आपका 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ। हाँ, साथ में ये भी कहूँगा कि एक और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होती है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं, और क्योंकि बहुत ही कठिन जर्नी है, 1 साल तो एक एग्ज़ाम का लगता ही है, प्लस आप अगर एक से ज़्यादा साल आपका ख़राब होता है अगर आप तैयारी करते हैं, तो साथ में आपको हमेशा पैरेलल ऑप्शन सोच के रखना चाहिए। मैं जब तैयारी किया था, मैं नौकरी करते हुए तैयारी किया था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होता तो मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। हाँ, लेकिन ये भी बात सही है कि बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप दूसरा चीज़ के बारे में सोचेंगे तो शायद आपका मुख्य जो ध्येय है वो टूट जाता है। आप, हर एक आदमी का अपना एक सोच है, अपना एक पर्सनैलिटी है, लेकिन कभी भी यूपीएससी तैयारी को अपने ज़िंदगी के उसमें बहाना ना बनाएं कि उसकी वजह से आप बाकी कुछ ना कर पाए। लेकिन साथ ही अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप सर्विस में आएँ, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सर मेरा लास्ट सवाल है सर कि आप इतने बड़े जिला को संभाल रहे हैं सर, तरह तरह के लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, और इतने सारे बर्डन होने के बावजूद भी आप अपने आप को कूल कैसे रख पाते हैं सर? देखिए, ये जब हम इस सर्विस में आते हैं तो ये हम लोगों को पता है कि हमारी जिम्मेदारी है, लोगों की बहुत अपेक्षा है, समाज की बहुत अपेक्षा होती है। जब आप एक इतनी जिम्मेदारी वाली जगह पर बैठे हैं, तो अगर हम लोग अपना संतुलन खो देंगे तो हम लोग का जो सर्विस है उसको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। तो ये तो एक बेसिक ज़रूरत है हम लोगों की सर्विस की, और मुझे लगता है कि ये सभी अधिकारी जितने भी हैं वो सभी लोगों में ये वो रहता है कि वो अपने जो आने वाले लोग हैं जिनसे वो मिलते हैं उनको जितना हो सके सुने और उनकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करें। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया सर कि आप जरा सा ट्रेनिंग के बारे में बताएं ना सर, कैसे होता है ट्रेनिंग? IPS का ट्रेनिंग, जहाँ तक है हम लोगों का ट्रेनिंग 2 जगह हुआ था। पहले लगभग 3.5 महीने मसूरी में लबासना जो एकेडमी है उसमें होता है बेसिक कोर्स। फिर उसके बाद IPS ट्रेनिंग के लिए हम लोग नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है करीब 1 साल की। उसमें तमाम विषयों पर ट्रेनिंग होती है। उसमें फ़िज़िकल फिटनेस पर तो बहुत ज़्यादा जोर दिया ही जाता है। उसके अलावा जितने भी आपके लॉज हैं, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, माइनर एक्ट्स, और भी बहुत तमाम तरह की चीज़ें, फिर एविडेंस कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस स्टेशन हैंडलिंग, लाइन चार्जेस हैंडलिंग, बहुत सारी चीज़ों के विषयों के ऊपर हमारे पास हमें लगातार पढ़ाया जाता है।
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, फील्ड विजिट्स होती हैं, तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है एकेडमी में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम वहाँ से सीख कर आते हैं और जो हम फील्ड पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सर आपने बताया कि इससे पहले आप जॉब में थे, तो कौन से जॉब में थे सर आप? मैं ITC लिमिटेड में प्राइवेट सेक्टर में है, वहाँ पे मैं काम किया हूँ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अमूल्य टाइम हमको दिया, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।